हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सुमित हेल्थ एंड मेडिसिन में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्मेसी और मेरा 12 साल एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने का। तो जैसा कि कंटिन्यू वीडियो मैं बना रहा हूँ, सीरीज ऑफ वीडियो हाउ टू सर्च जॉब इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, खासकर फ्रेशर्स के लिए एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊँगा। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो भी कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन खासकर फ्रेशर्स जो पास आउट हुए हैं, डी फार्मेसी जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने बी फार्मेसी कर लिया है, जिन्होंने एम फार्मेसी कर लिया है, और वैसे भी लोग जो साइंस ग्रेजुएट हैं, बीएससी कर रखा है उन्होंने या फिर एमएससी कर रखा है। बीएससी और एमएससी की क्यों बात कर रहा हूँ मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब के लिए, उसके बारे में भी डिटेल में आप लोग के साथ डिस्कस मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर टाइटल लिख रखा है, फार्मा इंडस्ट्री जॉब प्रिपरेशन। फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग का यही रहता है कि भाई हमने तो बी फार्म पास आउट कर लिया या एम फार्म पास आउट कर लिया, डी फार्म पास आउट कर लिया, रेज्यूम बनाएंगे और भेजेंगे कंपनी में, कॉल आ जाएगा, मुझे इंटरव्यू दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो इतना इजी भी नहीं है, खासकर फ्रेशर के लिए जिनको बिल्कुल कोई भी तजुर्बा नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने का। मैं एक्सपीरियंस की बात क्यों कर रहा हूँ फ्रेशर्स के सेंस में। अब आप बोलेंगे भाई मैंने तो टेक्निकल कोर्स किया है, बी फार्म 4 साल का, डिप्लोमा भी किया है 2 साल का, एम फार्म किया, मास्टर डिग्री किया मैंने, तो मेरे पास तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है किसी भी जॉब को लेने के लिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाई से रिलेटेड पढ़ाई की है, दवाई की मशीनों के बारे में पता है, केमिस्ट्री पता है, फार्माकोलॉजी पता है, सब कुछ पता है, ए टू जेड, मतलब सब कुछ फार्मेसी में पढ़ाया जाता है। तो भाई एक्सपीरियंस की ज़रूरत क्या है फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करने के लिए। और एक दूसरी बात बोल रहा हूँ, इसमें बीएससी कैंडिडेट और एमएससी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। किस डिपार्टमेंट पे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा, और उसका क्या रिलेवेंस क्या है दोनों में, फार्मेसी और साइंस ग्रेजुएट के बीच में। तो प्रिपरेशन की बात बताऊं मैं, प्रिपरेशन क्या करना चाहिए। जैसे आप पास आउट होते हैं उसके बाद कुछ तैयारी करनी पड़ेगी आपको यदि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करना है। क्योंकि मैं बता दूँ ज़्यादातर जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं प्राइवेट है, 99% जो 99 का 99.99% जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है दवाई जो बनाती है सब प्राइवेट है। सन फार्मा है, सिप्ला है, कैडिला है, फाइजर है, रैनबैक्सी पहले थी वो, उसको सन फार्मा मैंने ख़रीद लिया, अरविंदो है, मैनकाइंड फार्मा है, बड़े बड़े हैं, उनके नाम बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन उनकी बनी हुई दवाइयाँ आप खाते हैं, आप ध्यान नहीं देते होंगे क्योंकि मार्केटेड बाय लिखा रहता है सन फार्मा, कैडिला फार्मा, बड़ी बड़ी कंपनी, मैनकाइंड फार्मा, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड बाई जो बनाया है बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां मिलेंगी। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में, ये क्या प्रोसेस होता है। ऐसा मार्केटिंग कोई और करता है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है। तो सबसे पहले यहाँ जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करें, इधर उधर ना जाए। तो प्रिपरेशन क्या करना चाहिए सबसे पहले पास आउट होने के बाद। तो फर्स्ट थिंग, मेरा जो मानना है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने सालों का, और मेरे साथ में तो बहुत सारे दोस्त थे कॉलेज लाइफ के बाद जो भी निकले थे जॉब इंटरव्यू के लिए, तो क्या एक्सपीरियंस हमने गेन किया। टोटली मैं अपना एक्सपीरियंस और फ्रेंड्स का जो एक्सपीरियंस मैंने सुना वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता, तो इससे थोड़े टिप्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो पास आउट होंगे प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जो फार्मेसी कोर्स होता है वो होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो फार्मेसी जो भी पढ़ते हैं यू हैव टू स्टडी इन इंग्लिश, बट आई विल टेल यू फ्रैंकली, व्हेन इट कम्स इन द मैटर ऑफ सेंस, इफ यू आर स्टडिंग इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, एमपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, Maharashtra, anywhere you go, you will find what happens in these states.
course is in English medium, like CBSE. You can tell everything, it should be in English. So teacher should teach a subject in English. Students should discuss in English. They should able to read, able to write, and able to speak in English language. But what happens, क्या होता है इन सारे राज्यों में, पर्सनल एक्सपीरियंस है, because I have done 3 year teaching also in earlier after M Pharmacy. Starting in 2.5 year, I was there in academic as a lecturer in pharmacy college. I used to teach for B Pharmacy students. So actually I studied from Bangalore, B Pharma as well as M Pharma I did from Bangalore, Karnataka. So their teaching medium was English. So teachers, they used to teach us from English. We have to speak in English, we have to write, we have to discuss, everything should be in English. There was no scope of Hindi. As I belong to the state of Jharkhand, earlier it was in Bihar, so that time I studied from Hindi medium. मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ. But when I went there, so medium was, everything was in English. I was able to read the book, able to write the exam, but unable to speak English starting earlier time, I'll tell. So many friends, they came from other states like Uttar Pradesh, some of them from West Bengal, Rajasthan, Delhi. Particular regarding North India, I'm talking about North Indian students. Still, what happens in all these states currently, current scenario मैं बता रहा हूँ क्या होता है. फार्मेसी कॉलेज में जो टीचर है ना, वो हिंदी में पढ़ाते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, हिंदी में क्लासेस लेते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं. ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, और बच्चे भी, खासकर बच्चे भी, मैंने देखा है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ. व्हेन आई केम टू टीच इन उत्तर प्रदेश, कानपुर, वन ऑफ फेमस कॉलेज वाज देयर. So there I was teaching. So I started to taught them in English. I started to take class in English. English में मैं classes ले रहा था उनका physical pharmacy का. Okay. Then after 2-3 days I got complaint from principal. Whatever you are teaching, your student is not getting. They are not getting. They are not understanding whatsoever you are telling. Okay. What is the problem? Why they are not getting? So principal ने बोला, actually everything you are explaining in English. So they are little weak or very weak in English. They can't understand. So you should मिक्स इंग्लिश और हिंदी. उनका ऐसा था कि आप थोड़ा ऐसा पढ़ाइए कि उनको समझ में आ जाए. इससे मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश में पढ़ाइए या नहीं पढ़ाइए, मत ही पढ़ाइए आप इंग्लिश में, आप हिंदी में पढ़ाइए, उनको समझ में आना चाहिए, बात ख़त्म. तो मैं तो इंग्लिश में ही पढ़ा रहा था, मेरे एक फ्रेंड थे वो भी इंग्लिश में पढ़ा रहे थे. तो कंप्लेन आया कि भाई आप लोग नहीं इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे हिंदी में डिमांड करने पढ़ने की. अजीब सी बात है. So before joining the courses, they should know clearly, they should make up their mind. कोर्सेज जो है बी फार्मेसी का या जो भी ये फार्मेसी हो तो इंग्लिश में है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए इंग्लिश में पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए. बिकॉज आई वेंट देयर इन बैंगलोर. Teachers, all teachers were from South India. Some of them were from Karnataka, Bangalore. Some of them from Tamil Nadu. Some of them were from Andhra Pradesh. So different South Indian states. So maximum 100% teacher, they used to teach in English because they don't know Hindi language except 1 or 2 teacher. But classes, we can talk with them in Hindi after classes. But inside classes, inside classroom, inside practical lab, they will teach only in English. They will not speak single word of Hindi language. So starting में क्या हमें भी प्रॉब्लम हुआ था, 1 महीने 2 महीने समझने में स्ट्रगल हुआ. सीनियर से पूछा भाई क्या है, समझ में नहीं आ रहा भैया, कैसे होगा. बोला कोई दिक्कत नहीं है, अपन भी आए थे यहाँ पर, स्टार्टिंग 2-3 महीने हुआ था प्रॉब्लम, धीरे धीरे अपन भी समझने लगे. Then you'll get, we got friends from Andhra Pradesh, from Tamil Nadu, from different parts of India, Northeast, North India, South India. So there was only one medium we can discuss with each other, was the medium was English. So whatsoever English you know, खराब English बोले I am coming, I coming, you going, whatsoever you just start, you just leave your hesitation को दूर करना है. फ्रेंड साथ में पढ़ते थे, बोल रहा है सब, कोई सही बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट मेन मीनिंग वाज वी आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट. वो जो कह रहा है वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ पा रहा है कि नहीं, इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन सही है या गलत है, इट डजेंट मैटर.
दैट टाइम इन फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दैट टू स्टार्टिंग स्टेज। तो धीरे धीरे ऐसे बात करना हम लोगों ने चालू किया। आफ्टर 6 months आई टेल यू आई स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश। माई फ्रेंड फ्रॉम अदर स्टेट दे ऑल्सो स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश। आफ्टर 6 months वी बिकेम कंफर्टेबल हो गया, मतलब बोलना पढ़ना लिखना, because they created environment there like this, that except English, if you know English you can speak, you can write, you can read, then only you can survive, you can pass, otherwise better you leave and go to your native place। अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपको सीखना ही पड़ेगा, दैट वाज कंपलसरी। सो इस तरह से लोगों ने हम सब ने इंग्लिश सीखा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि भाई अभी भी स्टिल 2024 चल रहा है, 2024 की बात बोल रहा हूँ मैं, और आई वॉज शेयरिंग माई एक्सपीरियंस 2009। मैं 2009 का मेरा एम फार्मा है। 2009 में मैं जब कानपुर में गया था टीचिंग के लिए, तो इंग्लिश में पढ़ा रहा था, तो मुझे रोक दिया भाई प्रिंसिपल ने, आप हिंदी में पढ़ाइए भाई, बच्चों को हिंदी में समझ में आता है। बच्चों ने कंप्लेन कर दी प्रिंसिपल से। तो इट वाज स्ट्रेंज, मुझे भी लगा शौक, भाई ऐसा क्या है भाई। फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़ा हिंदी में पढ़ाने के लिए, बिकॉज आई वॉज यूज टू स्पीक इंग्लिश, टू टीच इन इंग्लिश, बिकॉज सब्जेक्ट एवरीथिंग इज वॉज रिटन इन इंग्लिश। स्टिल अब जाएंगे तो अंग्रेजी में लिखा है जो भी फार्मेसी में पढ़ा, हिंदी में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे लिए कंफर्टेबल था, बट मैंने पढ़ाया। अब इतना ज़्यादा मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंग्लिश। सो क्या होगा ना, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनी के इंटरव्यू में देने के लिए जाएंगे, तो एक तो है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी, HINDI, हिंदी, पर्टिकुलर रिगार्डिंग नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप जब जाएंगे तो दे विल आस्क टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। सो 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, व्हाट्सएवर 2 से 3 मिनट में आपको यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर यू स्टडीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इफ यू आर स्पीकिंग इन हिंदी, लिसन केयरफुली, और यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, गॉट इट। So what will happen, though they are speaking in English, they are very comfortable in English, spoken English, they are explaining everything in English, they will get selected first। Listen carefully, if manager is they are asking 10 questions, they have asked 10 questions, 10 क्वेश्चन पूछा, in which आपने भी 7 आंसर दिए, हिंदी मीडियम वालों ने, इंग्लिश मीडियम वालों ने भी 7 आंसर दिए। इंग्लिश मीडियम वालों ने दे गिवन ऑल आंसर्स इन इंग्लिश, हिंदी मीडियम ने सब आंसर्स हिंदी में दिए, क्योंकि उसे इंग्लिश बोलने नहीं आती, पढ़ने आती है, लिखने आती है, लेकिन बोलने नहीं आती है। तो मैं बोल रहा हूँ जो इंग्लिश में जिसने आंसर किया ना, दे विल गेट सेलेक्टेड फर्स्ट। व्हाट इट, वाई इट हैपन्स, बिकॉज इन इंडिया इंग्लिश इज नोन एज स्किल, नॉट एज ए लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश आप जानते हैं तो आपके पास एक एडिशनल स्किल है जो हिंदी मीडियम वालों के पास नहीं है, ऐसा माइंड सेट है लोगों का इंडिया में। गॉट इट, लिसन केयरफुली। तो इसको इंग्लिश को स्किल के रूप में देखते हैं, हिंदी को स्किल के रूप में बिल्कुल नहीं देखते, कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू। ठीक है, हिंदी में आप बोल रहे हो तो यू आर गिविंग इंट्रोडक्शन और फुल इंटरव्यू, इफ यू आर explaining everything in English from starting from HR round, human resource round, they will ask something, they will take interview for 5 minutes. If everything you are explaining, telling in English, your resume will first get selected। आपका resume वो separate करके रखेंगे, because you have one extra skill of English, got it। तो आपको फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए, फर्स्ट आपको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, जो हिंदी में बोल रहा है उसको बाद में इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, उसके कम चांसेस होंगे हायर होने के, नौकरी मिलने के कम चांसेस हो जाते हैं। जो इंग्लिश बोलता है उसका 20 to 25% चांसेस बढ़ जाते हैं नौकरी मिलने के। वही नॉलेज है, वही चीज़ है, हिंदी में बता रहा है वो सेलेक्ट नहीं होगा, वही नॉलेज है, वही चीज़ आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंग्लिश में बता रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट रिगार्डिंग सिलेक्शन आई एम टेलिंग। और दूसरा क्या है, रिगार्डिंग सैलरी। सैलरी के बारे में क्या है, दो दे आर स्पीकिंग इंग्लिश
दे कैन गेट मोर सैलरी, दे कैन नेगोशिएट मोर। यदि फ्रेशर है, जस्ट मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, फ्रेशर को 10,000 मिल रहा है, 12,000, 15,000, 20,000, कुछ भी मिल रहा है, XYZ कुछ भी अमाउंट हो, तो यदि हिंदी मीडियम वाले को जो बोल रहा है फ्रेशर को 15,000 सैलरी मिल रहा है ना, तो जो इंग्लिश में बात कर रहा है वो 17,000 सैलरी वो ले लेगा, उसको 2,000 एक्स्ट्रा सैलरी वो कंपनी देने को तैयार हो जाएगी। दैट इज़ गारंटेड, आई एम टेलिंग यू। आपको ज़्यादा ही सैलरी मिलेगा, ठीक है। हिंदी में बोलोगे तो कम सैलरी मिलेगा, नेगोशिएशन होगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन के बारे में जैसे बताया, जैसे आपका पास आउट कर लेते हैं बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म। Particular regarding North Indian state, I am telling, because South Indian they are having very good English. North East state, Assam, that and Manipur, Meghalaya, they also know very good and fluent English. सबका इंग्लिश अच्छा है। उड़ीसा ऑल्सो पीपल दे नो वेरी वेल इंग्लिश। उसके बाद इधर झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, MP, छत्तीसगढ़, ऊपर हिमाचल, दिल्ली, जम्मू चले जाएंगे ना, उत्तर प्रदेश, इंग्लिश गोल है, जीरो है। इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या है ना, स्पोकन क्लास, इंग्लिश स्पोकन क्लास पास आउट होते ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। कहीं पर भी 3 महीना 4 महीने का जो कोर्स होता है, पैसा दो, इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करो और इंग्लिश सीखो। एटलीस्ट हाउ टू स्पीक सिंपल इंग्लिश, आई एम टेलिंग अबाउट सिंपल इंग्लिश, नॉट एक्सलेंट इंग्लिश, एकदम सिंपल में। एटलीस्ट यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनी वन, कंपनी मैनेजर, HR, एनीवेयर। You can tell about yourself, what you are doing, what do you want, everything. So English सीखिए। Spoken is very मतलब English spoken is very essential, very important, बहुत ज़रूरी है यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी, ठीक है। तो इसका बहुत आपको इम्पैक्ट होने वाला। तो सबसे पहले जाइए, नहीं आती है इंग्लिश, इंग्लिश कोर्स स्पोकन ज्वाइन करिए, इंग्लिश बोलना सीखिए, उसमें डूब जाइए। 3 से 4 महीना, ज़्यादा मत टाइम लीजिए, 3 महीने के अंदर टारगेट रखिए। यू शुड बी वेल टू स्पीक इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश बट फ्लुएंट, यू शुड एबल टू स्पीक इंग्लिश, गॉट इट। देन उसके बाद क्या करना है, ये तो मैंने बता दिया आपको, इंग्लिश सीखना चाहिए। उसके बाद आपको क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक रेज्यूम बनाना है, काफ़ी अच्छा रेज्यूम, RESUME, रेज्यूमे, ठीक है। रेज्यूमे आपको काफ़ी अच्छा बनाना है। ऑनलाइन में बहुत सारे रेज्यूमे मिल जाएंगे आपको, फॉर्मेट किस तरह के रेज्यूमे बनाना चाहिए, लेकिन उसमें मैं टिप्स दे देता हूँ क्या होना चाहिए। जैसे बता दूं मैं, तो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रो आप काफ़ी अच्छा लिखिए रेज्यूमे में, ठीक है ना। रिगार्डिंग योर सेल्फ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लिखिए, मतलब 500 वर्ड्स का या 400 वर्ड्स जो भी है, शॉर्ट लिखिए, ज़्यादा लंबा मत लिखिए। हाफ पेज डोंट राइट। इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग योर सेल्फ, व्हाट डू यू नो, व्हाट यू आर, मतलब 500 वर्ड्स मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, उतना लिखिए। देन व्हाट यू हैव टू डू, उसके बाद आपको लिखना है स्किल के बारे में, SKILL, स्किल। स्किल का मतलब आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस काम किया हो तो स्किल लिखिएगा, जो भी डिपार्टमेंट में काम किया है, ये काम किया है, दैट आई नो, दिस आई नो, ठीक है। फ्रेशर हो आप, उसमें स्किल क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो स्किल में आपको जो पता है, झूठ कभी मत लिखना, जो आपको पता नहीं है उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप जैसे स्किल में लिख सकते हो, आप ओबीडियंट हो, वर्कहोलिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ना काम करने वाले बंदे चाहिए, ठीक है। घोड़े की तरह नहीं, गधे की तरह, मतलब ज़्यादा घंटे काम करना, 8 घंटे है, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, ठीक है ना। कभी डे शिफ्ट भी होता है, नाइट शिफ्ट भी होता है, सब में आप कंफर्टेबल होने चाहिए काम करने में, काम चोरी कतई नहीं होनी चाहिए आपका, ठीक है। तो वो आपको लिखना है। एट नाइट ऑल्सो यू कैन वर्क, डे टाइम ऑल्सो यू कैन वर्क। एंड आपका स्किल क्या है, इफ़ यू नो सम कंप्यूटर नॉलेज दैट यू कैन राइट। देन आपका सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट में स्ट्रांग है आपका, जैसे जाएंगे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, जिस भी डिपार्टमेंट में जाए, तो यदि कंप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल कंप्रेशन यानी मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ टैबलेट बनता है, ठीक है, तो आप उसके बारे में, टैबलेट कंप्रेशन मशीन के बारे में पढ़ के जाएँ। ग्रेजुलेशन क्या होता है, कोटिंग क्या होता है, देन ग्रेजुलेटिंग एजेंट क्या होता है, कर्लिंग एजेंट क्या होता है, इस सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, विथ एग्जाम्पल जो भी बुक में है। लीबरमैन लैकमैन जो बुक है
फार्मेसी की, उसमें पढ़िए फार्मास्यूटिक्स के बारे में, उसमें मोर देन सफिशिएंट है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आप वो पढ़ सकते हैं। हार्डनेस टेस्टर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ठीक, दिस इंटीग्रेटिंग मशीन क्या होता है, डिसोल्यूशन मशीन क्या होता है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। डिटेल में आने वाले वीडियो में मैं वो बताऊंगा। तो उसकी नॉलेज है, जानकारी है आपको अच्छी तरह, वो सब आप अपने रिज्यूम में आप मेंशन जरूर करिएगा। ये सब फ्रेशर के स्किल में सब्जेक्ट से ही पूछेंगे, वो आपके ज़्यादा वो डीप नहीं जाएंगे, बट दे विल सी योर बॉडी लैंग्वेज, योर एटीट्यूड, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू देयर क्वेश्चंस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, जब लैंग्वेज लिखेंगे, इफ यू आर राइटिंग लैंग्वेज, विच लैंग्वेज डू यू नो? रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। पर्टिकुलर फ्रॉम नॉर्थ इंडियन दे विल राइट हिंदी, ठीक है ना, इंग्लिश भी लिख देंगे, बट इफ दे आर अनेबल टू स्पीक, लिसन केयरफुली। आप यदि अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो वो काउंट नहीं करेंगे। इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश देन दे विल काउंट। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड फर्स्ट यू लर्न इंग्लिश। तो हिंदी लिखेंगे आप, इंग्लिश लिखेंगे, और कोई मदर टंग है, आप बंगाल के हैं तो बंगाली लिखिए, उड़िया के तो उड़िया लिखिए लैंग्वेज, तो वो लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। हिमाचल के है तो हिमाचली लिखिए, ठीक है ना, वो लिख सकते हैं, जो आपका मदर टंग है वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश एंड हिंदी, पर्टिकुलर इंग्लिश इज मस्ट, यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बट इट, तो फर्स्ट आपको एक अच्छा रेज्यूमे बनाना है। ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा बहुत सारा, वहाँ जाके आप अच्छा एक रेज्यूमे बना सकते हैं। वैसे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने का, जी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में काम की, उसमें भी कंपैरिजन में, कोटिंग में, ग्रेजुएशन में, जिस डिपार्टमेंट में काम किया, आपने पैकिंग में काम किया है, ओके, किसी ने क्यूए में, किसी ने क्यूसी में, किसी ने पैकिंग में, किसी ने R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसी ने F&D में, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में काम किया, किसी ने रेगुलेटरी अफेयर में किया है, किसी ने क्वालिटी एश्योरेंस के डॉक्यूमेंटेशन में काम किया है, किसी ने IPQA में काम किया है, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस में। जिस भी डिपार्टमेंट में आपने काम किया है उसकी आपको सटीक नॉलेज है, सटीक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस में आप लिखिए आपको कौन कौन सा काम आता है। 1 साल एक्सपीरियंस है, 1 साल लिखिए, 2 साल है, 2 साल लिखिए, 10 साल है, 10 साल लिखिए। किस किस कंपनी में आपने काम किया है, आपने WHO प्लांट में किया है, आपने रेगुलेटरी प्लांट में किया है, MHRA, US FDA जो भी है वो मेंशन करिए बोल्ड लेटर में, एक्सपीरियंस लेटर में खासकर, ठीक है ना। रिज्यूम बनाएंगे ना, उसमें लिखिए इतने टाइम से इतने टाइम यहाँ काम किया, इतने टाइम से इतना टाइम मैंने ये काम किया, ये स्किल है, कौन कौन सा डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट आपने ऑपरेट किया है 1 साल में, 2 साल में, ये जितना एक्सपीरियंस है वो सब कुछ जो पता है वही लिखिएगा, जो पता नहीं है वो उसमें बिल्कुल नहीं लिखिएगा। यदि उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो पता चलेगा अरे आपने तो ऐसे ही फालतू का झूठ का लिख दिया, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो फिर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम होने जाएंगे। मतलब बंदा जेन्युइन नहीं है, झोल झाल कर सकता है, तो इसीलिए उसको फिर अवॉइड करते हैं नौकरी में रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए। अब मैं बताऊं कि जो जॉब के लिए है, मैंने BSc मतलब साइंस ग्रेजुएट और मास्टर को क्यों बात किया, मतलब BSc और MSc कैंडिडेट का क्यों बात किया मैंने, फार्मेसी कैंडिडेट के साथ में जिन्होंने टेक्निकल कोर्स किया है, B फार्मा, M फार्मा, D फार्मा किया है, फिर भी BSc और MSc की मैं बात क्यों कर रहा हूँ ऐसे कैंडिडेट की, ठीक है ना। इसकी मैं जो है रियलिटी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सच्चाई मैं बता दे रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई कोटा तो है नहीं, ठीक है, कि ये अपने पढ़ा है तो वही लोग फिल करेंगे, बाकी लोग फिल नहीं करेंगे। तो क्या है ना, B फार्म के साथ BSc और MSc, ठीक है, BSc और MSc कैंडिडेट ओनली साइंस दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर जॉब। विच डिपार्टमेंट, खासकर जो जाते हैं वो QC क्वालिटी कंट्रोल, और कुछ लोग चले जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में, कुछ लोग चले जाते हैं पैकिंग डिपार्टमेंट में। मैक्सिमम ये 3 फील्ड है जिसमें मैक्सिमम हायर करते हैं BSc वालों को, MSc वाले को, और खासकर 90% BSc MSc वाले जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, जहाँ पर दवाइयों की टेस्टिंग होती है।
ठीक है। तो यहाँ बी फार्म जो स्टूडेंट किए हैं वो की मत सोचे, उनके कॉम्पिटिटर कौन है, बीएससी वाले और एमएससी वाले कॉम्पिटिटर है। उन्होंने 3 साल में बीएससी कर लिया, 2 साल में एमएससी कर लिया, ठीक है, 5 साल लगे। और आपने बी फार्म 4 साल में, एम फार्म 2 साल में, तो आपने 6 साल में किया, 1 साल ज़्यादा लिया। लेकिन जब आप जॉब के लिए जाएंगे, खासकर यदि आप क्यूसी के लिए जा रहे हैं ना, तो क्यूसी पीपल मैक्सिमम मैनेजर दे आर फ्रॉम द साइंस ग्रेजुएट, दो दे आर फ्रॉम बीएससी है या फिर एमएससी है, और वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बीएससी और एमएससी कैंडिडेट को हायर करने के लिए, लेने के लिए क्यूसी डिपार्टमेंट में। फ्रैंकली मैं बात कर रहा हूँ, फार्मेसी वाले को भी लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम they would like to hire BSc or MSc candidate. They can also apply, फ्रेशर है BSc MSc, they can also apply। खासकर उनको ज़्यादा चांसेस हैं QC डिपार्टमेंट में जॉब मिलने के, ठीक है। और क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, QC डिपार्टमेंट में आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे साइंस ग्रेजुएट हो चाहे फार्मेसी वाले हो, वो डिफरेंट आने वाले वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। QC प्रोडक्शन क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारा डिटेल में बताऊंगा। एक एक अलग अलग सेक्शन में वीडियो आएगा, पार्ट में, जैसे मैंने बताया है। जैसे यही वीडियो लंबा होने वाला है, एक्सप्लेन करूंगा तो बताते बताते मुझे 3-4 घंटे इसी में हो जाएगा, यदि स्टार्टिंग कर रहा हूँ और उसको मैं एंड करूँ टोटल तो। ओके, तो वो सब भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो बीएससी और एमएससी कैंडिडेट दे कैन ऑल्सो अप्लाई। व्हाट इट, आई थिंक आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अगले वीडियो में मैं बताऊँ आप कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं, वहाँ जाकर क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 15 दिन 20 दिन या महीना भर के अंदर कहीं ना कहीं तो नौकरी या जॉब मिल जाएगा। छोटी कंपनी में, मीडियम स्केल की कंपनी में या बड़ी कंपनी में भी, ये तो आपके लक और किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जॉब मिल जरूर जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी मिल सकता है या क्या और दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, किसकी मदद हम ले सकते हैं, वो भी जॉब हमें दिलवाते हैं। 3 के विषय में अगले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।